हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, संडे को हम एक कंप्लीट सेट करते हैं 100 क्वेश्चन का यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पे। तो ये आई थिंक हमारा 5वां सेट है। सैटरडे को गाइज ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है और उसके बाद जिन्होंने ये टेस्ट ऑफलाइन दिया है वो अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं, और जो नए हैं अभी जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। और जब 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे गाइज, तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने मार्क्स को बता सकते हैं कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो पे। अगर अभी तक गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं। तो अ के बाद, अ या आ के बाद कभी भी आपका कौन सा हो, ई आ जाए या फिर आपका ऊ आ जाए या फिर आपका री आ जाए। अ के बाद ई आता है गाइज तो ये बनता है आपका ए। ऐसे ही अगर अ या आ के बाद आपका ऊ आता है तो तब आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका ओ। और अगर अ या आ के बाद री आता है तो ये बदल करके क्या बन जाता है, अर में बदल जाता है। तो ये आपका संधि कौन सी हो जाती है, अगर संधि की बात करें तो इस संधि को बोला जाता है आपका गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अधोपतन किस तरीके से लिखा जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधपतन जो है गाइस ये आपका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है। देखिए, कभी भी अगर आपकी क्या हो, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा हो तो इस प्रकार के वाक्यों को कहा जाता है इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निषेधात्मक वाचक वाक्य किसको कहते हैं, जहां आपका नहीं का साउंड लगेगा। जैसे राम खाना नहीं खाता है, श्याम पानी नहीं पीता है। प्रश्नवाचक वाक्य कहां होते हैं, जब कभी प्रश्न पूछा जाए। जैसे कब, राम कब घर जाएगा, कहां, क्यों और कैसे। इस टाइप के अगर शब्द आते हैं गाइस तो ये जो आपका वाक्य होगा ये कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। कमेंट करके आप बताओ मुझे, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते, जो वाक्य है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। मतलब कारण नहीं है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो गाइज ये कौन सा अलंकार हो जाता है आपका विभावना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर अलंकार की बात करूं तो अलंकार क्या है आपके, दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है शब्दालंकार और दूसरा होता है आपका अर्थालंकार। देखो, अलंकार है क्या, ये काव्य की शोभा को बढ़ा देता है। अब आप काव्य की शोभा को दो टाइप से बढ़ा सकते हो, शब्दों का प्रयोग करके, एक उसके अर्थ से। तो दो टाइप का हो जाता है शब्दालंकार और अर्थालंकार। बिना कारण के अगर कार्य होता है तो उसको कौन सा बोल देंगे, विभावना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। तो अरविंद किसका पर्यायवाची है ये पूछ रहा है, सुंदरता, महर्षि, कमल या सूर्य। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर। अब मैं बताता हूं आपको कमल के अन्य, जैसे पंकज, जलज, सरोज, ये तो आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा जो नए होते हैं गाइज, एक होता है अब्ज। अब्ज जो है ये आपका कमल का है। इसी टाइप से कंज जो है ये भी कमल का होता है। कवल की बात करूं तो कवल भी कमल का पर्यायवाची है। पुंडरीक की बात करें तो पुंडरीक भी किसको कहा जाता है, कमल को कहा जाता है। कुशेषई अगर बात करें, कभी ये गाइज जो नए हैं मैं वो बता रहा हूं आपको, जब आपके एग्जाम में टफ शब्द बनती है तो वहां इस टाइप के दे देगा। और दूसरा सत, दल, ये सब एग्जाम्पल, ये सब पर्यायवाची किसके हैं आपके, कमल के यानी कि अरविंद के। अगला प्रश्न है, सत प्लस भावना, सद्भावना में कौन सी संधि है। देखिए, सत ये आ गया आपका व्यंजन। जब भी आपका जैसे ये तौ है, इस तौ को आप दो टाइप से लिख सकते हो, तय प्लस औ। ये होता है आपका, जब भी हलंत लग जाएगी तो आप ये समझ लेना इससे हमने स्वर को क्या कर लिया है, अलग। अब यहाँ एक व्यंजन है, व्यंजन के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए तो संधि होती है व्यंजन संधि।
स्वर संधि लिखा हुआ है, आप कमेंट करके बताएंगे स्वर संधि के कितने प्रकार है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, कोयलों की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कोयलों की दलाली में हाथ काले, कोयले का व्यापार कठिन होता है? जी नहीं, ये नहीं होगा। व्यापार करने से हाथ काले हो जाते हैं? ऐसा भी नहीं है। बुरे का साथ करने से कलंक लगता है? ये सही है। देखो कोयला बुरी चीज है, उसमें जब काम किया तो हाथ काले हो गए, मतलब अगर आप बुरे का साथ दे रहे हो तो वो क्या है, आपका कलंक आपके ऊपर भी लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो गाइज ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 14 सितंबर। हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 14 सितंबर। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ, एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक होता है अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो कौन सा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य ध्वनियां हैं, तो मूर्धन्य ध्वनियां इनमें से कौन सी है ये पूछा है। देखो स्पर्शी व्यंजनों के सारे टाइप है। पहला वर्ग कहलाता है क वर्ग, क ख ग घ ङ, इसको बोला जाता है आपका कंठ, ठीक हो गया। दूसरा होता है आपका च छ ज झ य, ये होता है तालु वर्ग। तीसरा है गाइज ट ठ ड ढ ण, ये कौन सा होता है आपका मूर्धन्य होता है। और ट थ ड ध न, जीभ आपकी दांतों पर लगती है, तो ये कौन सा हो जाता है आपका दंत। तो हमसे पूछा है मूर्धन्य, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हो, KTM, KTM होता है ना, या फिर KTM बाइक होती है, तो इस तरीके से याद कर लो। पहला ग्रुप कंठ होता है, दूसरा तालु और तीसरा कौन सा मूर्धन्य। चौथा द ध न दंत वाला हो जाता है। एक हो जाता है प, फ, ग, भ और म। ये ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाता है आपका, ये होता है ओष्ठ ग्रुप। मतलब इनको जब आप बोलते हो तो आपके होठ टच करेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 351 संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। 343 से 351 इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है संविधान में? तो इसमें हिंदी भाषा के बारे में बताया गया। हमसे क्या पूछा था, अनुच्छेद 351 में क्या है? तो इस 351 में ये बोला गया है कि हिंदी के विकास के लिए प्रत्येक राष्ट्र मीन्स प्रत्येक जो संघ राज्य है वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ कार्य करेगा। अब बात करते हैं हिंदी जो है, आप कमेंट करके बताओ हिंदी को राजभाषा का आयोग, ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है, राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? पहला क्वेश्चन ये बताना है आपको। नेक्स्ट है गाइस, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, तो गाइस क्या हो जाएगा, देखो बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं। मार्ग से भटक जाना, ये भी नहीं होगा। मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना, ये सही है। देखो आए थे हरि भजन को, करने तो भजन में आए थे, लेकिन क्या करने लगे, कोई और ही काम करने लगे, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वाटे को लगे या मेहंदी को रंग। उपरोक्त दोहों में कौन सा अलंकार है? वो रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग। देखो गाइस जब भी आपका क्या हो जाएगा, एक शब्द, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक जो वाक्य है, एक वाक्य क्या हो गया, वे रहीम नर धन्य है कहकर उसी का उदाहरण देते हुए दूसरा वाक्य कहा जाता है। इसी वाक्य का उदाहरण देकर कोई दूसरा अन्य वाक्य कहा जाता है, तो इस टाइप के अलंकार को कहा जाता है उदाहरण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। श्लेष अलंकार लिखा हुआ है। श्लेष अलंकार में आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, एक शब्द
के अनेक अर्थ होते हैं। एक ही शब्द क्या हो जाएगा, उसके अलग अलग अर्थ होंगे, अनेक अर्थ होंगे, जिस परिप्रेक्ष्य में देखोगे वो निकलेगा। यमक में क्या होता है, शब्द एक होगा लेकिन ये बहुत बार आएगा। एक शब्द क्या होता है, बहुत बार आता है, लेकिन इसका अर्थ जो होता है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ये होता है आपका यमक, केसलेस, और उदाहरण मैंने बता दिया है आपको, ये एग्जाम्पल याद रखना। नेक्स्ट है प्रमुख मात्रिक छंद कौन से हैं। मात्रिक छंद की बात चल रही है, अहीर, चौपाई, बरवे, यही आपका क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट। वैसे लेटेस्ट अगर पैटर्न में देखें तो ये छंद आपका हट चुका है, बट प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा जा चुका है, तो इसीलिए क्वेश्चन को रखा है। नेक्स्ट है नीचे दी गई काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। तो ये पंक्तियां हैं आपके किसकी, मैथिली शरण गुप्त जी की। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राम ने श्याम को तीर से मारा में कारक कौन सा है। देखो राम ने, यहां है कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से। जब भी आपको इस टाइप का वाक्य दिखे और अंडरलाइनिंग नहीं की गई है, नीचे मार्क नहीं किया है कहां पे आपको बताना है, तो तब आप किस पर जाओगे, इसी सीक्वेंस में बताओगे। कर्ता ने कर्म को, जो नीचे आता है ना उसको पहले आंसर दिया जाए। तो यहाँ पर कौन से कारक की बात चल रही है, राम ने मारा है श्याम को, किस से मारा है, तीर से। क्रिया का साधन क्या है आपका, तीर है, और यही आपका अलंकार, सॉरी यही आपका क्या हो जाएगा कारक। आंसर है करण कारक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है। तो महादेवी वर्मा ने कौन सा रेखा चित्र लिखा है गाइज, अतीत के चलचित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा की और कौन सी रचनाएं हैं ये आप कमेंट करके बताओ, और क्या इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, अगर मिला है तो कब। एक साहित्य अकादमी मिला है तो उसकी डेट कब मिला है, साथ में आपको पता होनी चाहिए कौन सी रचना के लिए दिया गया है। 18वां क्वेश्चन है गाइज, आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से यह ज्ञात हुआ कि संवत 1535 की बैसाख शुक्ल पंचमी को सीही नामक ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक कौन था। तो सीही में जन्म हुआ था गाइज, ये थे सूरदास जी। ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये 18 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन आपको पता है पैटर्न में, तो जो यूके ट्रिपल एससी का है ये आपके हिंदी के रहते हैं, तो 2 क्वेश्चन और हैं। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो तो उसको कहा जाता है असाध्य, जिसको साधा न जा सके। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। नेक्स्ट है प्लूत स्वर किसे कहते हैं। जिनका उच्चारण नासिक से किया गया हो, गलत। जिनका उच्चारण गाकर किया गया है, ये भी गलत। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगने वाले स्वर क्या कहलाते हैं, प्लूत। जैसे आप किसी को पुकार रहे हो, राम अगर आप बोलते हो तो ये किस टाइप का स्वर है, प्लूत। या ओम का जो साउंड है वो भी क्या है आपका प्लूत स्वर के अंदर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारों के टिमटिमाने का कारण पूछा जा रहा है। प्रकाश का प्रकीर्णन, विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखो यहाँ पर है सूर्य आपका, या कोई भी तारा मान लो, ये तारे से प्रकाश आता है तो वायुमंडल में बहुत सारी क्या होती है, परतें होती है, ठीक है। अब इन परतों से क्या होगा, प्रकाश यहाँ पर आया, फिर थोड़ा क्या हो जाएगा आपका डेविएट हो जाएगा, मतलब अपवर्तन के बाद क्या होता है, कुछ झुक जाता है ना, कभी इस तरीके से फिर इस तरीके से ये। तो अब क्या है देखो, जब यहाँ पर कोई इंसान देख रहा है उसको, तो उसकी आंखों में उसको क्या लगेगा, ये तारा कभी यहाँ से आ रहा है, कभी यहाँ से आ रहा है, कभी यहाँ पर है, ऐसा लगेगा। लेकिन तारे की एग्जैक्ट पोजीशन है ये, तो वो उसे क्या दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। और इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, ये याद रखना। रिफ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब हुई। देखिए जनगणना की बात चल रही है, तो सबसे पहले थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। जनगणना भारत में अगर देखें पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी। किसके टाइम पर हुई गाइस, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। लेकिन विधिवत रूप से जनगणना की बात करें
तो विधिवत रूप से 1881 से, मतलब इसमें बोला गया कि अब प्रत्येक 10 सालों के बाद क्या होगी, जनगणना कराई जाएगी। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। जातीय जनगणना की बात करें कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, और जातीय जनगणना कब से हुई, तो ये हुई थी आपकी लास्ट वाली 2011, और ये हमारी 15 क्या थी, जनगणना थी। अब जो 2000 अगली कब होगी, 2021 में डेटा अभी हो जाना था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से थोड़ा लेट हो चुका है। तो 2022 इस साल आपकी ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये याद रखना है, जो 2021-22 वाली है ये होगी आपकी 16वीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक कब पास हुआ। तो जीएसटी लागू कब हुआ, ये अलग क्वेश्चन है। देखो लागू वाले क्वेश्चन की बात करें तो पूरे देश में ये आपको पता है 1 जुलाई 2017 से इसको क्या किया गया था, लागू किया गया। जीएसटी कैसा टैक्स है, ये आप कमेंट करके बताओ। जीएसटी जो है ये डायरेक्ट टैक्स है या फिर आपका इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में प्रत्यक्ष कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है, ये आप कमेंट करके बताओगे। अब देखो जब ये जीएसटी विधेयक लागू हुआ ना, पास हुआ, यहाँ पास की बात कर रहा, तो पहले लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा दो जगह पास कराना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए इसको लोकसभा ने कब पास किया था, तो लोकसभा ने इसे पास किया था 8 अगस्त 2016 को। तो क्या 8 अगस्त 2016 है, कहीं ऑप्शन में नहीं है। फिर दूसरी अगर बात करूं, राज्यसभा ने इसे कब पास किया था, तो राज्यसभा के द्वारा इसको पास किया गया था 3 अगस्त 2016 को, 3 अगस्त 2016। तो यहाँ 3 अगस्त 2016 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, लागू बोलेगा तो 1 जुलाई 2017। यहाँ विधेयक कब पास हुआ, ना लोकसभा बताया है ना राज्यसभा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने देखा राज्यसभा में डेट थी, तो 3 अगस्त 2016 राज्यसभा, और 8 अगस्त 2016 को कहां से पास हुआ, लोकसभा से। दूसरा, कौन सा संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है, तो 101 101वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, जीएसटी लाया गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो गाइस जनसंख्या दिवस आता है आपका 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अच्छा यहाँ 24 अक्टूबर लिखा है, इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं ये आपको बताना है। 1944 या 45 में एक संस्था की स्थापना हुई थी। निम्न में कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। देखो फर्स्ट नेशनल पार्क की बात चल रही है, फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया की बात करें तो ये कौन सा था आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में इसको क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, सर हेली नेशनल पार्क के नाम से तब इसको क्या किया जाता था, जाना जाता था। अभी वर्तमान में आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट से इसका नाम चेंज कर दिया गया है, और चेंज करके फिर से क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया है गाइस, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नदी बहती है यहां से, इसीलिए इसका नाम कर दिया। पाटली दून एक जगह है, और ये पाटली दून इसके कहां स्थित है, मध्य में स्थित। सबसे ज्यादा टाइगर जिम कॉर्बेट, अकेले की बात कर रहा हूं किसी नेशनल पार्क में। 1973 आपको याद रखना है, सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर कहां से लॉन्च किया गया था पूछे, तो प्रोजेक्ट टाइगर को जिम कॉर्बेट से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। एस्टेब्लिशमेंट बता दी 1936। ये आपका पौड़ी और नैनीताल दो जिलों में इसका विस्तार है, पौड़ी प्लस नैनीताल। 520 इसका क्या है, एरिया। अगला है, पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वह, स्वपोषी का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब हो गया जो अपना खाना खुद बना ले, जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपने खाने को क्या कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बी स्वयं। जैसे हम क्या है, हम परपोषी हैं। परपोषी मतलब किसी दूसरे पर आश्रित रहना, भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहना हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है, जिसे जैसे मानव हो गया, ठीक हो गया, या कोई जानवर हो गए, ये सब परपोषी के अंदर आएंगे। अगला है, स्वाइन फ्लू को जाना जाता है, तो स्वाइन फ्लू क्या है गाइस, इन्फ्लुएंजा H1N1। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। एक अभी आपने देखा होगा माइक्रोम्यूकोसिस, आप मेरे को कमेंट करके बताओ माइक्रोम्यूकोसिस ये क्या चीज है, ये अभी हाल ही में खबरों में रहा था। माइक्रोम्यूकोसिस ये क्या चीज है, ये आपको मुझे कमेंट करके क्या करना है, बताना है।
नेक्स्ट है जौलजीबी मेला किन नदियों के संगम के पर होता है। देखो जौलजीबी स्थान पिथौरागढ़ में क्या होता है आपका, यहाँ पर दो नदियां आगे आकर के मिलती हैं, एक है काली नदी और दूसरी है गोरी नदी। काली और गोरी नदी के संगम पर एक मेला लगता है जिसको कौन सा मेला बोला जाता है, जौलजीबी मेला। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है अस्कोट आराकोट किसके द्वारा संचालित होता है। तो अस्कोट आराकोट यात्रा है, ये यात्रा कहाँ होती है पूछेगा, तो यात्रा होती है पिथौरागढ़ में। पहली बात किसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है, तो पहाड़ संस्थान जो है इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, संचालित। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की अगर बात करूं गाइस, तो पहाड़ संस्थान बनाया किसने था, 1983 में शेखर पाठक, नाम याद रखना है आपको, शेखर पाठक जी के द्वारा इसकी स्टेब्लिशमेंट की गई थी। क्यों की गई थी पूछे, उद्देश्य क्या था इसका, तो उद्देश्य था हिमालयी क्षेत्र के अनुसंधान के लिए। इसके लिए गाइस हिमालयी क्षेत्र के अनुसंधान के लिए इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी। नेक्स्ट है किस धार्मिक स्थान की यात्रा गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है। देखिए गौरी कुंड से पैदल जाना पड़ता है और ये यात्रा होगी आपकी कौन सी, केदारनाथ, क्योंकि ये पड़ेगा रुद्रप्रयाग के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। किस नदी के किनारे है पूछे केदारनाथ, तो कौन सी नदी है गाइस, मंदाकिनी। ठीक हो गया। इसी पर आपकी क्या हुई थी, बाढ़ आई हुई थी अभी, जो 2013 वाला जो था, यही केदारनाथ में सबसे ज्यादा क्या हुआ था गाइस, क्षति पहुंची थी। नेक्स्ट है कोटेश्वर बांध किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोटेश्वर डैम बना हुआ है आपका भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी की बात करूं तो इसका जो उद्गम स्थल है इसका कहां, गौमुख से। उसके बाद इसमें एक नदी आकर के मिलती है गौमुख से, यहाँ टिहरी में आओगे तो यहाँ से खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भीलंगना नदी। कौन सी नदी निकलती है, भीलंगना। इन दोनों के संगम पर एक डैम बना हुआ है जिसे बोला जाता है टिहरी डैम। क्वेश्चन पूछेगा आपसे टिहरी डैम किन दो नदियों के संगम पर है, तो ये है आपकी भागीरथी और दूसरी कौन सी हो जाती है, भीलंगना। अलकनंदा और भागीरथी ये दो नदियों को सास बहू की नदी कहते हैं। अलकनंदा को कहा जाता है बहू और जो भागीरथी है इसको क्या बोला जाता है आपका, सास बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई की नदी है, तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है ये बताना है, रामगंगा। देखो रामगंगा भी दो है, एक है आपकी पूर्वी रामगंगा और दूसरी है आपकी पश्चिमी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा की बात करूं तो पिथौरागढ़ में जो जाती है वो है जो काली नदी के पास वाली जो मिलेगी। ठीक हो गया। तो पूर्वी रामगंगा की बात करें, काली से भी नहीं मिलेगी एक्चुअली, पूर्वी रामगंगा जो मिलती है वो मिलती है सरयू से, फिर सरयू मिलती है आपकी काली में। तो यहाँ पूर्वी रामगंगा कहां से निकलती है, पोटिंग ग्लेशियर से। पोटिंग ग्लेशियर से। पश्चिमी रामगंगा की बात करूं तो ये निकलती है दूधातोली से। तो ये दोनों याद रखना है। जो ये पूर्वी रामगंगा है इसकी लंबाई है 108 किलोमीटर, जबकि पश्चिमी रामगंगा जो दूधातोली से निकलती है गाइज इसकी लंबाई है आपकी कितनी, 155 किलोमीटर। अब चलते हैं अलकनंदा पर। अगर अलकनंदा के उद्गम की बात करूं तो ये चमोली के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लंबाई जो है ये है 195 किलोमीटर। फिर बात करें काली नदी की, तो काली नदी आपको पता ही है ये निकलती है आपकी निपुले काला पानी नामक जगह है यहाँ से। फिर आपकी ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ है 252 किलोमीटर। और भागीरथी अभी बताया था गोमुख से निकलती है, 205 किलोमीटर फ्लो होता है इसका। ठीक हो गया। कहां तक है 205, देवप्रयाग तक, जब तक यह अलकनंदा से नहीं मिलेगी। तो इनमें सबसे बड़ी नदी की बात करूं तो कौन सी हो जाएगी, काली नदी। ऑप्शन नंबर सी। लंबी की बात। अगला है रिंगाल का उपयोग किया जाता है। तो रिंगाल है क्या गाइज, एक टाइप की नरकट कहते हैं। नरकट मतलब घास। ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है कालीन, कटोरे और टोकरी बनाने में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये। देखो सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करूं तो भोटिया जनजाति सबसे ज्यादा क्या है आपकी, साक्षर है।
राजी की बात करूं तो ये सबसे कम साक्षर है। दोनों आपको याद रखने हैं। सबसे कम साक्षर अगर आपसे पूछते हैं तो सबसे कम साक्षर कौन सा है आपका, राजी, और सबसे ज्यादा साक्षर कौन सी हो जाएगी, भोटिया। अब यहाँ साक्षरता से दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो जो आपको कमेंट करके चीजें बतानी है। यहाँ पर हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन, पारसी ये धर्म रहते हैं। इनमें आपको बताना है धर्मों में सबसे ज्यादा साक्षरता किस धर्म की है, मैक्सिमम किसकी है ये भी आपको कमेंट करके बताना है, और मिनिमम कौन सी है ये बताना। फिर अगर हम बात करें ओवरऑल साक्षरता कितनी है, उत्तराखंड की कुल साक्षरता कितनी है ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये गाइज आपके कमेंट सब पता होने चाहिए। कमेंट आप करोगे जो मैं जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि बेसिक जो आपके 40 क्वेश्चन, देखो उत्तराखंड के 40 जो बेसिक क्वेश्चन जो 40 टोटल क्वेश्चन होंगे उसमें से आपके 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक होंगे, जो मैं एक्स्ट्रा आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये बताने हैं। कुल साक्षरता पता होगी वो आप कमेंट करेंगे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, मेल साक्षरता कितनी है और फीमेल साक्षरता कितनी है। कुल साक्षरता में उत्तराखंड का इंडिया में कौन सा स्थान है, मतलब स्टेट वाइज कौन सी रैंक है किसकी, उत्तराखंड की, उतना आपको बताना है। अगला चलते हैं, उत्तराखंड की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। अच्छा, इसमें एक चीज साक्षरता में और ऐड कर लेना, जिला। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला बता दो, और सबसे कम मैक्सिमम किसकी है और कौन सी मिनिमम। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है तो नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। आंसर क्या हो जाएगा, चंपावत। एक चंपावत और दूसरा आपको याद रखना है क्या, बागेश्वर। चंपावत जो आता है गाइज ये आता है आपका 13वें नंबर पर। मैं बात कर रहा हूं जनसंख्या किसकी दृष्टि पूछा है, क्षेत्रफल मतलब एरिया की बात चल रही है। और बागेश्वर नहीं आएगा, चंपावत और ये आएगा आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, 12वें नंबर पर कौन सा जिला आता है, रुद्रप्रयाग। लेकिन अगर मैं बोल दूं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताओ, मतलब जनसंख्या के अकॉर्डिंग बताओ, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला है रुद्रप्रयाग। 13वें नंबर पर आएगा रुद्रप्रयाग और 12वें नंबर पर कौन सा आ जाएगा आपका, चंपावत आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें क्या पूछी गई है ये भी आपको याद रखना। अगला है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है। सबसे ज्यादा नगरीकृत जनपद है गाइज आपका देहरादून। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या किसकी है पूछे तो सबसे ज्यादा नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या किसकी है, आपकी देहरादून की है। कमेंट करके बताओ सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का। अगले पर आ जाते हैं, इंदिरा गांधी वन अकादमी कहाँ स्थित है। देखो वनों से रिलेटेड सब कुछ भी पूछता है आपसे तो आपको आंसर करके आना है कहाँ पे, देहरादून पे, बस एक को छोड़ करके। वो क्या है आपका, फॉरेस्ट स्कूल। अगर पूछे फॉरेस्ट स्कूल कहाँ है तो फॉरेस्ट स्कूल है गाइज ये आपका हल्द्वानी के अंदर। बस इतनी चीज याद रख लो, बहुत है। नेक्स्ट है, किसने गुमानी पंत को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि कहा है। अगर बोले उत्तराखंड के सबसे प्राचीन कवि या कुमाऊनी भाषा के सबसे प्राचीन कवि या फिर आपका नेपाली भाषा के सबसे प्राचीन कवि, सब में एक ही का नाम आ जाएगा और इनका नाम क्या है आपका, लोक रत्न गुमानी पंत। क्वेश्चन पूछता है लोक रत्न के नाम से किसको जाना जाता है, तो लोक रत्न के नाम से किसको जाना जाता है, आपका गुमानी पंत को जाना जाता है। इंपोर्टेंट हो जाते हैं पंत जी, तो इनके जन्म के बारे में भी आपको याद रखनी है। देखिए जो इंपोर्टेंट है उनके तो जन्म और किस जनपद से है दोनों पता होना चाहिए। 1790 में जन्म होता है, कहां पर पूछे तो इनका संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। कौन से जनपद से है गई, पिथौरागढ़ जनपद। किसने कहा है इनको सबसे प्राचीन कवि, तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक का नाम था क्या, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या था गाइस, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो ग्रियर्सन ने लिखी है। इसी पुस्तक में इन्होंने गुमानी पंत को उत्तराखंड का सबसे क्या बोला है, प्राचीन कवि बोला है। गुमानी पंत जी राजकवि भी थे। क्या थे ये, राजकवि। आपसे पूछेगा किनके दरबार में राजकवि थे, तो आपको याद रखना है सुदर्शन शाह।
टिहरी रियासत की स्थापना किसने की थी पूछता है, तो सुदर्शन शाह। इन्हीं के दरबार में क्या थे ये गाइस, राज कवि थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कड़वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कड़वाश्रम की बात चल रही है, ये हो जाएगा आपका मालिनी नदी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। कड़वाश्रम किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? पहला क्वेश्चन ये बनेगा, जल्दी से बता दो, किन दो पर्वतों के मध्य है। उसके बाद कालिदास ने यहाँ किस ग्रंथ की रचना की थी ये बताना है। किसका जन्म स्थल है, किसने यहाँ पर जन्म लिया था, ये आप क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुष्पेश पंत किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो पुष्पेश पंत जी का संबंध है गाइस, देखिए गढ़वाल से है, ये विदेशी मामलों के जानकार। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अब पुष्पेश पंत को इनका नाम आया है तो इनको एक अवार्ड मिला था, इस अवार्ड को आपको याद रखना है, और ये अवार्ड है पद्मश्री। अवार्ड का नाम क्या है गाइस, पद्मश्री। पुष्पेश पंत को पद्मश्री से कब नवाजा गया, अगर ये पूछे तो इनको मिला था 2016 के, ठीक है, 2016 में पद्मश्री उत्तराखंड से किसको मिला है, पुष्पेश पंत। गढ़वाल से संबंध है इनका। इनकी बुक आपको याद रखनी है, इनके द्वारा बुक भी लिखी गई है, और बुक है आपकी कुक बुक। खाने से रिलेटेड है दोनों दो बुक, तो एक है कुक बुक, तो खाने से रिलेटेड याद रख लेना आपका कौन, पुष्पेश पंत जी, लेकिन संबंध है एक विदेशी मामलों के क्या थे, जानकार। दूसरा राजा रसोई व अन्य कहानी, बोला ना मैंने दोनों खाने से है, राजा रसोई व अन्य कहानी अगर पूछता है किसकी रचना है, तो ये रचना है आपकी किसकी, पुष्पेश पंत जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बागनाथ मंदिर स्थित है, तो बागनाथ मंदिर की बात चल रही है। देखिए पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बागेश्वर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पिथौरागढ़ ऐसा जिला जो क्या करता है, दो देशों के साथ सीमा बनाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। कौन से दो देश हैं, हम बनाते ही दो देशों के साथ सीमा है, एक चीन तिब्बत वाला हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा नेपाल। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला, तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला ये भी कौन सा हो जाएगा आपका गाइड, पिथौरागढ़। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात चल रही है। नेक्स्ट है पहल योजना का संबंध है आवास प्राप्ति, रसोई गैस, ऋण माफी या रोजगार। तो गाइस इसका संबंध किससे है आपका, रसोई गैस से। एक बीच में योजना कौन सी थी, योजना का नाम याद रखना, DBTLY योजना थी। इसमें आपने सुना होगा डायरेक्ट बेनिफिट टू लाभार्थी, मतलब जो भी लाभार्थी है उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट गैस की सब्सिडी क्या होती थी, वो चले जाती थी, तो ये वही पहल योजना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट। इसी रसोई गैस से एक योजना है उज्ज्वला योजना। अगर पूछे उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, तो ये भी किससे है गाइज, ये भी आपका रसोई गैस से है। डायरेक्ट बेनिफिट टू लाभार्थी, ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन समरूपण मिश्रण है। समरूप मिश्रण का मतलब क्या है, जो एक जैसे दिखाई दे, जैसे दूध और पानी का मिश्रण समरूप है, तेल और पानी को मिलाओगे तो अलग से दिखेगा ना, तेल ऊपर फ्लोट करेगा, अल्कोहल और पानी ये पता नहीं चलेगा आपको, तो बी करेक्ट है। रेत और नमक भी अलग हो जाएगा, चीनी और नमक ये भी साफ साफ पता चल जाएगा, तो बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर। अगला है भक्त दर्शन किस जनपद से संबंधित थे, तो बताना है गाइज आपको भक्त दर्शन का संबंध। भक्त दर्शन गाइज 1 मिनट ऊपर आपका आया था पुष्पेश पंत जी का, एक्चुअली कहां गया ये पुष्पेश पंत जी, मैंने बोला ना कि गढ़वाल पुष्पेश पंत, ये जो है पुष्पेश पंत का संबंध नैनीताल मुक्तेश्वर से, ठीक है, गढ़वाल नहीं, ये कहां के हैं मुक्तेश्वर, तो ये आपको याद रखना। अगला है भक्त दर्शन किस जनपद से संबंधित है, तो भक्त दर्शन गढ़वाल से संबंधित, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, चमोली या फिर नैनीताल। आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर। भक्त दर्शन से क्वेश्चन पूछता है कर्म भूमि
कर्म भूमि का प्रकाशन कब किया था? तो 1939 में इन्होंने क्या किया था? कर्म भूमि का प्रकाशन किया था। किसकी सहायता से, ये आपको बताना है। एक व्यक्ति और थे जिनकी सहायता से इन्होंने कर्म भूमि प्रकाश क्या किया था? निकाला था। दूसरा, इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? किस जगह से इसका प्रकाशन हुआ, ये भी आप कमेंट करके बताओगे। अगला क्वेश्चन है, अंतिम पवार शासक कौन थे? तो अंतिम पवार शासक की बात चल रही है। देखो, पवार राजवंश में टिहरी रियासत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो वो आपको करेक्ट कर लेने पूरे के पूरे 55 से 60 राजा पूरे आपको ये याद होने चाहिए। बात चल रही है अंतिम पवार शासक की, तो ये थे मानवेंद्र शाह। ठीक है, मानवेंद्र शाह के टाइम पर मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हुई थी, ये एक बार समराइज कर लो और यही इन्हीं घटनाओं से आपका क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्या था आपका? अगस्त समझौता। क्वेश्चन पूछता है, अगस्त समझौता टिहरी में किसके शासन काल में हुआ था? तो मानवेंद्र शाह। हुआ किसका, कब था? 19 अगस्त 1946। अच्छा, उससे पहले जान लो कि ये जो मानवेंद्र शाह थे ये राजा कब बने थे? तो 1946 में राजा बनाया गया इनको और 49 तक ये राजा रहेंगे, जब तक टिहरी रियासत का विलय किसमें नहीं हो जाएगा? संयुक्त प्रांत यानी यूपी में नहीं हो जाएगा। तो अगस्त समझौता हुआ किस किस के बीच में था? टिहरी रियासत थी, दूसरी साइड थी आपकी प्रजामंडल, जो लोगों के द्वारा बनाई गई थी स्वतंत्रता के लिए। फिर दूसरा आपको याद रखना है सकलाना रिवॉल्ट। क्वेश्चन पूछेगा, सकलाना विद्रोह कब हुआ? तो सकलाना विद्रोह जो हुआ था गाइस, ये कब हुआ था आपका? 1946-47 के अंदर हुआ था। अलग से ये भी सेम था आपका, यही टिहरी रियासत से। तीसरा याद रखना है कीर्ति नगर आंदोलन। कौन सी घटना हुई है? कीर्ति नगर आंदोलन किसके टाइम पर हुआ पूछेगा, तो ये भी हुआ था आपका मानवेंद्र शाह के टाइम पर। इसी में आपका भोलूराम और नागेंद्र सकलानी, कौन कौन? भोलूराम और नागेंद्र सकलानी कब शहीद हुए, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो कीर्ति नगर आंदोलन के दौरान ये क्या हुए थे? आपके शहीद हुए थे। फिर आपका क्या बचेगा? 1 अगस्त 1939। 1 अगस्त 1939 में 1949 क्या हो जाता है गाइस? टिहरी रियासत का विलय हो जाएगा और इसे संयुक्त प्रांत का 50वां क्या बना दिया जाता है? जिला बना दिया जाता है। इसी से अगस्त 1949 से पहले 15 जनवरी 1949 को प्रजामंडल और टिहरी रियासत के बीच में क्या हो जाती है? समझौता हो जाता है और प्रजामंडल की मांग को क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। ये आपको याद रखना है किसके बारे में? मानवेंद्र शाह के बारे में। मानवेंद्र शाह किसके बेटे थे? तो उनके पिताजी का नाम था नरेंद्र शाह। मतलब नरेंद्र शाह जो है वो किसके पिताजी हैं? मानवेंद्र शाह के। इनके टाइम से ही विद्रोह होना स्टार्ट हो चुका था। तो नरेंद्र शाह के टाइम पे एक प्रमुख घटना मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन की मृत्यु किसके टाइम पर हुई पूछेगा, तो वो किसके टाइम पर हुई थी? आपकी नरेंद्र शाह के टाइम पर। और भी बहुत सारे काम है नरेंद्र शाह के, जैसे कृषि बैंक, पंचायत की स्थापना, जनगणना करवाना पहली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो टिहरी में सबसे पहले जनगणना किसके टाइम पर हुई? तो जनगणना 1921 में, ठीक है, 21 के आसपास क्या करवाई गई थी? सबसे पहली जनगणना कराई गई थी नरेंद्र शाह ने। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे काम किए थे इसीलिए नरेंद्र शाह को शेरशाह सूरी भी कहते थे, ये याद रखो। फैशन को FOISHAN लिखा जा रहा है, किया क्या है गाइस? देखो F ऐसे ही है, तो P ऐसे ही होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, या तो आंसर सी या आंसर P। फिर देखो ASHION, तो वैसे ही है, मतलब लास्ट अक्षर में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो ASHIO उल्टा लिख दिया है, ROBLE, यहां तो है नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। 3 से 8 कैसे पहुंचेगा? देखो यहां लिख देता हूं, 3, 6, 8, 16, 18, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क। 3 से 8 पहुंचे हैं +5 करके, 8 से 18 पहुंचे हैं +10 करके। अब बढ़ते हैं ऊपर, 3 से अब 6 पर, 6 से कहां जाना है? हमें 16 जाना है, तो 6 से 16 में 10 ऐड करा, फिर 16 से अगला किस में जाएंगे? देखो 5, उसका 5 जोड़ा 10,
तो अगला हो जाएगा 15। ऊपर देखूं तो यहाँ 10 जोड़ा है, तो 10 के बाद 5-5 की सीरीज देखूं तो 10 के बाद कितना जुड़ेगा आपका 15 जोड़ना चाहिए था, तो 16 और 15 होता है 31, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। तो अब कर दो दुगना, 10 का दुगना कितना 20, ठीक है। जैसे यहाँ 5-5 जुड़ा है, हो सकता है यहाँ 10-10 जुड़ा हो, 10 उसके बाद 20, तो 16 और 20 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 36। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रश्न की ओर, अच्छा सॉरी पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है। कोई ए है, पश्चिम होता है इधर, तो पश्चिम की ओर कितना चला गया 8 किलोमीटर चला गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ने पर कितना चला जाता है 3 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है, जब वो नीचे आया है ना तो उसका दायां इधर हो जाएगा, और दायां कितना चला गया 9 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर, उत्तर होता है ऊपर, कितना चला गया 3 किलोमीटर चला गया। देखो ये भी 3 था, ये भी 3 था, मतलब वो इसी लाइन पर आ गया है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 8 थी ये, 9 है ये, तो ये 9 हो गई, 8 8 16 और 1 17। तो आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट। दिशा पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर। अगला प्रश्न है विषम का चयन कीजिए। देखो H ABCDEFGH, H का नंबर होता है आपका 8, T MNOP EJ 16, ठीक है। C की बात करूं, C है 3 और J होता है आपका 10। F और N की बात करेगा ही तो FEF होता है 6, N होता है आपका 14। R की बात करें तो R होता है 18 और Z होता है आपका 26। तो आपको एक चीज दिख रही होगी, 8 में 8 जोड़ोगे तो 16 मिल जाएगा, 3 में 7 जोड़ोगे तो 10 मिलेगा, 6 में 8 जोड़ोगे तो 14 मिलेगा, 18 में 8 जोड़ोगे तो 26 मिलेगा। देखो 8 8 8 सेम सीरीज है, लेकिन CJ में 7 जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। टेलीफोन, मोबाइल फोन। देखो टेलीफोन तार से संबंधित है, लेकिन मोबाइल फोन में तार नहीं होता। कंप्यूटर वायरिंग होगी ना, आपको सब कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कंप्यूटर का छोटा रूप या फिर कह सकते हो सरलतम रूप कौन सा हो जाता है, लैपटॉप। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। अच्छा यहाँ से देखो कीबोर्ड जो है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस बता रहा हूँ, कीबोर्ड से आप इनपुट देते हो तो इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। प्रिंटर से आप लेते हो ना कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, आप क्या करोगे प्रिंट लोगे, आउटपुट ले रहे हो, तो प्रिंटर कैसी डिवाइस है आपकी, आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद से मिलता है, तो सबसे पहले वेद किससे मिला था गाइड, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए मनीषियों की भूमि, पूर्ण भूमि, ठीक है, इस टाइप से उल्लेख मिलेगा आपको। तो पहला उल्लेख ऋग्वेद, फिर मानसखंड, केदारखंड, ये आपको पता है। अगला उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, तो टोटल नेशनल पार्क कितने हैं ये पूछा जा रहा है। टोटल नेशनल पार्क हैं आपके 6, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा बता दो कमेंट करके, क्या क्या चीज बतानी है। देखो सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे पुराना नेशनल पार्क, उसके बाद सबसे नया नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क, ये आपको कमेंट करके बताना। अगला है नंदा देवी जीव मंडल मतलब बायोस्फीयर रिजर्व 3 जनपदों में फैला है, वह कौन कौन सा है, तो 1982 नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात चल रही है, ठीक है। देखो 1982 में नंदा देवी नेशनल पार्क बना, तभी फूलों की घाटी भी नेशनल पार्क बना, लेकिन 1988 के अंदर क्या कर दिया गया, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेगा तो ये बना था आपका 1988 में। इसमें क्या है, देखो नंदा देवी की बात करोगे तो ये चमोली वाला आ जाएगा, फिर चमोली के बगल में बागेश्वर वाला जनपद, और बागेश्वर के बाद पिथौरागढ़ जनपद, ये 3 जनपदों को मिलाकर के ये बनाया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। साथ में एक चीज का याद रखनी है आपको, इसका एरिया। देखो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ना, ये बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़े क्षेत्रों को, बहुत सारे नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर के इसको बनाया जाता है। तो इसका जो एरिया है वो है 5860 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 0.6 भी आ जाता है आगे, लेकिन आप इतना याद रख लो 58680 किलोमीटर स्क्वायर।
गाइस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका देखो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, नेशनल जो हमारा वाटर एनिमल है वो है आपका गंगेटिक डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। गंगा को हमने क्या किया है, राष्ट्रीय नदी घोषित किया हुआ है, और ये कब घोषित किया ये आपको बताना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सामाजिक सेल नहीं है। सामाजिक सेल मतलब ये कहना चाह रहा है निम्न में से कौन सोशल साइट नहीं है। सोशल साइट देखो ऑर्कुट, फेसबुक, परम, ट्विटर सब है ना, ऑर्कुट, फेसबुक, परम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला, दूसरा सबसे छोटा जिला भी बताया था आपको, चंपावत सबसे छोटा है और रुद्रप्रयाग दूसरा सबसे छोटा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं। टोटल पूछेगा तो टोटल करके आओगे 70, उसमें से 55 जो है वो है अनारक्षित सीट, मतलब नॉन रिजर्व सीट्स। फिर उसके बाद आपकी 15 सीट है आपकी आरक्षित सीट। कौन सी, आरक्षित। इनमें भी 2 आरक्षण है, 13 और 2 आरक्षण है एसटी को और 13 आरक्षण किसको दिया गया है, एससी को। इस एससी में से भी याद रखना 4 एससी की केवल सीटें कहां पर है, हरिद्वार। सबसे ज्यादा एससी को आरक्षण देने वाला जिला पूछेगा तो हरिद्वार। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। हमसे 13 पूछा है, केवल अनुसूचित जाति की बात चल रही है। पुष्पावती नदी जो फूलों की घाटी में बहती है का उद्गम स्थान कहाँ है। तो ये बहती है गाइज कामेट पर्वत। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामेट पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, पुष्पावती नदी निकलती है। अब बात चल रही है फूलों की घाटी। सबसे छोटा नेशनल पार्क फूलों की घाटी नेशनल पार्क है आपका। 1931 में एक व्यक्ति थे फ्रैंक स्माइथ, नाम क्या था इनका, फ्रैंक स्माइथ। इस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। फिर 1937 में ये वापस आते हैं और 1938 में एक बुक लिखते हैं वैली ऑफ फ्लावर। कौन सी बुक गाइज, वैली ऑफ फ्लावर बुक किसने लिखी है पूछे तो किसने लिखी है, फ्रैंक स्माइथ ने लिखी है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, होल्सवर्थ भी नाम आ जाता है, ठीक है, 2 व्यक्तियों का। यहां पर जॉन लेगी, ठीक है, इनका क्या है, समाधि स्थल भी है, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिसंबर में 10 दिसंबर। ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई थी, ये आप कमेंट करके बताओ। अगला है उत्तराखंड राज्य की दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कौन सी है। 7,817, 7,400, देखो 7,756, 7,272। कमेंट करके बता दो कि कौन सी है आपकी क्या सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी। पहले नंबर की बात करूं तो 7,817 के साथ कौन सी है आपकी, ये आ जाएगी नंदा देवी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी कौन सी, कामेट चोटी। तो ये आपका है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र कब खोला गया। प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र की बात चल रही है। तो गाइस जो मोतीचूर वन्य जीव विहार है, ठीक है, मोतीचूर वन्य जीव संरक्षण ये सबसे पहले खुला था, डेट 1935 देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे पहला नेशनल पार्क तो पहला नेशनल पार्क हो जाएगा 1936 सर हेली नेशनल पार्क, और उसी को फिर जिम कॉर्बेट बोला, अब रामगंगा बोल दी। निम्न में से क्या फूलों की घाटी का नाम नहीं है, अलका, नंदकानन, गंधमादन या फिर पुष्पावती। ठीक है, तो देखो अलका इसी का नाम है। मेघदूतम किसकी पुस्तक है, जल्दी से बता दो। इस मेघदूतम पुस्तक में फूलों की घाटी को अलका कहा गया है। स्कंद पुराण की बात करूंगा तो स्कंद पुराण के अंदर फूलों की घाटी को कहा गया है नंदकानन। फिर गंधमादन भी इसी का नाम है। पुष्पावती, ठीक है, पुष्पावती अभी देखा था ना, ये नदी है। पुष्पावली अगर बोलता, पुष्पावली, तो पुष्पावली तो नाम है, पुष्पावली नाम है किसका, फूलों की घाटी का।
लेकिन पुष्पावती नदी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो देखो हिमालय से माया क्षेत्र तक ये आ जाता है गढ़वाल वाला क्षेत्र, जिसको क्या बोला जाता है केदार खंड, और माया क्षेत्र से कालगीर पर्वत तक का क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है आपका मानस खंड कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा केदार खंड, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति अनेरी या उजली होली खेलती है? तो उजली या अनेरी होली गाइस किसके द्वारा खेली जाती है पूछा जा रहा है। ये हो जाएगी आपकी बोक्सा जनजाति, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा बोक्सा के बारे में अगर बात करें गाइस, तो बोक्सा जनजाति जहां रहती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं पूछेगा, तो उसको कहते हैं बुक्साड़। ठीक है, और इस बुक्साड़ का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। किसमें मिलता है इसका आईने अकबरी के अंदर इसका क्या मिलता है उल्लेख मिलता है। धर्म आपको पता ही है हिंदू धर्म है, लगभग सारी जनजाति हमारी यहाँ के हिंदू धर्म से होंगी, और चामुंडा देवी इनकी प्रमुख देवी है। अगर पूछे प्रमुख देवी का नाम बताओ तो चामुंडा देवी किस जनजाति की बोक्सा जनजाति की प्रमुख है। अगला प्रश्न है रिंग डांस कौन सी जाति का प्रमुख नृत्य है? तो रिंग डांस कौन सी जनजाति करती है ये आपको बताना है। तो रिंग डांस मतलब क्या होता है गोल घेरे में डांस। ठीक है, इस टाइप से गोल घेरा बना करके डांस करते हैं, और ये जाति अपने आप को वन राउट कहती है, जंगलों में क्या करती है निवास करती है। सबसे आदम जनजाति पूछे तो यही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। उनके देवता आपको याद रखने हैं बागनाथ मलयनाथ, ये जो सब देवता है ना गाइस ये सब किसके देवता हैं आपके राजी जनजाति। दूसरा भाषा याद रखना, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं ये मुंडा भाषा का प्रयोग राजी जनजाति के लोग करते हैं। जहां रहते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं पूछेगा, तो रौत्यूड़ा इनके निवास स्थान को कहा जाता है। जितनी डिटेल्स मेरे को याद आती है मैं बताते रहता हूँ आपको, तो आप इसको याद मतलब यही आपको करना है। जैसे आप क्वेश्चन देखते हो तो उससे रिलेटेड जितनी चीजें आपके माइंड पे आती हैं जो आपको लगता है आपने पढ़ी है तो वो सब मेमोराइज किया करो। दूसरा क्या है देखो मूक विनिमय प्रथा, मतलब लोगों से बातचीत नहीं करते। पहले क्या करते थे लोगों के घर पर कोई भी लकड़ी के बनाए हुए चीजों को सामान को रख देंगे, लोग अगली रात को फिर उसके बदले जो भी अनाज होता था वो रख देते थे, फिर ये ले जाते थे। इसे कहते हैं मूक विनिमय। सप्ताहों को गिनने की अलग विधि किसमें थी पूछे तो ये भी सब किसमें थी राजियों में थी। अगला है आपका बहुपति विवाह किस जनजाति में प्राचीन समय में प्रचलित था। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बहुपति अलग है और बहु विवाह प्रथा अलग है। ठीक है, बहुपति विवाह मतलब बहुत सारे पति हो सकते हैं, बहु विवाह मतलब एक विवाह खत्म होने के बाद दूसरा विवाह। ठीक हो गया, तो बहुपति विवाह है जौनसारी जनजाति में प्रचलित, क्योंकि ये अपने आप को क्या मानते थे पांडवों का वंशज मानते थे। तो पांडवों का वंशज मानते थे तो इसलिए कहते थे कि बहुपति जो प्रथा है वो क्या मतलब इनमें चलती है। लेकिन बहु विवाह की बात करेगा तो बोक्सा जनजाति में जो प्रथा चलती है ये है आपकी बहु विवाह प्रथा। तो ये दोनों कंफ्यूजिंग है, टर्म्स एक जैसी है, तो ये आपको क्या करनी है याद रखनी है। जौनसारी अगर आंसर है तो जौनसारी के बारे में अगर हम देखें, एक हनोल जगह है और ये हनोल इनका प्रमुख क्या है तीर्थ स्थल है। इनके प्रमुख तीर्थ स्थल का नाम बताओ कहेगा तो हनोल। गढ़वाल की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति, तो गढ़वाल में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है जौनसारी। और अगर पूछे उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति तो तब भी क्या हो जाएगा दूसरी सबसे सर्वाधिक, दूसरी सबसे सर्वाधिक कहाँ की यूके की, तो वो तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा जौनसारी जनजाति। सबसे कम मैंने बता दिया है राज्य। अगला है वीर केसरी मेला कब लगाता है, कब लगता है कौन सा वीर केसरी मेला, तो गाइज ये लगता है 3 मई। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो वीर केसरी जो थे लगता है ये चक्राता में एक गार्डन है मैदान है जिसे कहते हैं रामताल मैदान, तो ये भी आपको याद रखना है रामताल मैदान में कौन सा मेला लगता है वीर केसरी मेला 3 मई को लगता है। मलाया युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तृतीय निकल रहा है, तृतीय में भी हो जाए आपका यूक्रेन वाली जो कंडीशन चल रही है,
मलाया युद्ध में गाइज, ठीक है, मलाया युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, उसमें क्या हुआ था, इन्होंने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, फांसी कब दी गई थी, कमेंट करके बता दो। किस ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है? उत्तर कुरु, उत्तर कुरु उत्तराखंड का नाम है और ये बोला गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो खस जनजाति जो थी, इनके टाइम पर क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार। नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में कितने हिमालयी क्षेत्र बताए गए हैं? तो 5 हिमालयी क्षेत्र बताए गए हैं। जालंधर वाला इलाका हो जाता है, नेपाल वाला इलाका हो जाता है, कश्मीर वाला इलाका हो जाता है, और उसके बाद आपका 2 आ जाते हैं केदारखंड, और 1 आ जाता है आपका मानस खंड। तो ये 5 हिमालयी क्षेत्र बताए गए हैं किसमें, स्कंद पुराण में। अगला है, सींग का मुखौटा पहने हुए मानव आकृति किस स्थान से मिली है? तो सींग का मुखौटा पहने हुए ये मिला है आपका हटवाल घोड़ा, जगह का नाम है। अगर पूछे हटवाल घोड़ा जगह कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है गाइज, आपके अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, हिमालयी वृषभ के अवशेष उत्तराखंड में किस स्थान से प्राप्त हुए? तो 1983 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा खोज की गई थी, या कह सकते हो उत्खनन का कार्य किया गया था मलारी गांव के आसपास। वहीं से इनको एक हिमालयी वृषभ, जिसे जुगू भी कहा जाता है, इसके क्या मिले थे, अवशेष मिले थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर। अगला, उत्तराखंड की अर्ध घुमंतू जनजाति कौन सी है? 2 क्वेश्चन। अगर पूछे घुमंतू जनजाति बताओ, तो घुमंतू मतलब जो घूमते रहती है, ये जनजाति है राजी जनजाति। अर्ध घुमंतू जो आधी घूमे। अब आधी घूमे का मतलब क्या है, देखो ये हमारे हिमालय, इन हिमालयों में ऊंचे स्थानों में ठंड में पड़ जाती है बर्फ। तो यहाँ जब बर्फ पड़ेगी तो यहाँ जो लोग रहते हैं वो नीचे आ जाते हैं। कहाँ जाएंगे गाइस, वो नीचे आ जाएंगे। फिर जैसे ही गर्मी आएगी, गर्मियों में कहाँ चले जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो इसीलिए इन्हें आधी घुमंतू जनजाति कहा जाता है। और इस ऊपरी ट्रांस हिमालय में, या ट्रांस भी नहीं बोलोगे, महान हिमालय में, बृहत हिमालय के अंदर निवास करने वाली जनजाति पूछेगा तो ये जनजाति है आपकी भोटिया। इसी को क्या बोला जाता है, आपका अर्ध घुमंतू जनजाति कहा जाता है। मैत या आवास इनके कौन से घरों को कहा जाता है, कमेंट करके बता दो। मैत या आवास में ये गर्मियों में रहते हैं या ठंडों में रहते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं? दक्षिणी गंगा की बात चल रही है। इसी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं, और इसी को आपका क्या बोला जाता है, बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। जल्दी से बता दो, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? फिर दूसरी बात, ये अरब सागर में गिरती है या फिर आपकी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है? ये दोनों आपको कमेंट करके बता दो। अगला, अच्छा एक क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग है, देखो यहाँ पूछा गया है दक्षिणी गंगा, लेकिन प्रश्न होता दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? ये जल्दी से बता दो, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अगला है, निम्न में से किस हिमालय का विस्तार सर्वाधिक है? असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, या फिर आपका पंजाब हिमालय? तो सबसे ज्यादा जो हिमालय है वो कौन सा है? नेपाल हिमालय। देखो असम हिमालय कहां से कहां तक है? तिस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच में, ठीक है। इधर नदी बना देता हूं, चलो। ये है आपकी सिंध नदी से सतलज नदी। यहाँ कौन सी नदी बहती है? सतलज नदी। इस सतलज नदी के क्षेत्र को कहा जाता है आपका कौन सा, कहाँ चला गया, पंजाब हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय, या फिर इसी को क्या बोलते हैं आपका कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है। सैफ्रॉन की खेती सबसे ज्यादा। फिर सतलज से यहाँ बहती है काली नदी। कौन सी नदी है गाइस? ये काली नदी। और ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। अगला, काली नदी से आपकी कौन सी? तिस्ता नदी। ये आता है आपका नेपाल हिमालय। कौन सा आ जाएगा? नेपाल। और फिर नेपाल हिमालय से लेकर के, तिस्ता से दिहांग, ब्रह्मपुत्र कहते हैं जिसे,
इस तक का क्षेत्र कौन सा आ जाता है आपका, असम हिमालय के अंदर आ जाता है। तो देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक हो गया। ये आपके सारे कौन से हो गए, हिमालय। सबसे ज्यादा कौन सा पूछो तो नेपाल हिमालय इनमें सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा दर्रा किसी देश के साथ भारत को नहीं जोड़ता, किसी देश के साथ नहीं जोड़ता, कह रहा है सिपकिला, छिपकली। देखो सिपकिला मतलब ये है आपका हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा तिब्बत के साथ, चाइना के साथ, तो ये तो देश के साथ है, ठीक है। नीति दर्रा चमोली वाला इलाका आ जाएगा, मतलब उत्तराखंड को जोड़ेगा तिब्बत के साथ, तो ये भी देश का है। काराकोरम लद्दाख और किसके बीच है गाइस जी आपका, काराकोरम लद्दाख को जोड़ता है तिब्बत के साथ, लद्दाख को जोड़ेगा प्लस किसके साथ, तिब्बत के साथ। अगला है आपका जो जिला, जो जिला नाम ही में है, देखो 2 जिलों को जोड़ता है। श्रीनगर इधर जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख के साथ जोड़ेगा कौन सा दर्रा, जो जिला, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। अगला है निम्न में से किस मिट्टी को रेह या ऊसर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का अन्य नाम पूछेगा तो इसे रेगूड़ मिट्टी कहते हैं। खेती पूछेगा तो कपास और मूंगफली सबसे ज्यादा होती है। लाल मिट्टी अगर पूछे तो लाल मिट्टी, ठीक है, ये कहाँ पाई जाएगी, तमिलनाडु वाले इलाके में। उसके बाद ये पीली भी हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है जब पानी डाल देते हैं इसे। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की, एक को कहते हैं आपकी जो नीचे बांगर पाई जाती है, ऊपर जहां बाढ़ का पानी नहीं जाएगा, एक होती है खादर जो नवीन मिट्टी होती है। लवणीय मिट्टी का ही अन्य नाम क्या है आपका, रेह या ऊसर मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा भारत में मिट्टी पूछे जलोढ़ मिलती है, अगर पूछे सबसे उपजाऊ मिट्टी बताओ तो तब भी जलोढ़ हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड, डल, चोलामू या लोकटक। लोकटक झील है आपकी कहां पर, मणिपुर में। इसी में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क पूछे तो इसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है गाइस जिसका, केबुल लामजाओ, मणिपुर में। चोलामू झील ये स्थित है आपकी क्या, सिक्किम में। चोलामू झील कहां पर स्थित है, सिक्किम में। इससे एक नदी निकलती है, इसका नाम है तिस्ता। आप बताओ तिस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है। उसके बाद डल झील, मीठे पानी की डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर। वेम्बनाड झील करेक्ट आंसर इस तरीके से यहां पर आपकी मिलेगी, ठीक है। तो ये सबसे लंबी झील है भारत की, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा, करेक्ट। अगर पूछे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो तब आप कौन सा करके आओगे, तब करोगे वेम्बनाड। और भारत की सबसे लंबी पूछेगा या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी पूछे तब भी आंसर क्या होगा, वेम्बनाड। है कहां पर, केरला में। अगला है निम्न में से कौन अन्य से अलग है, यमुना, गोमती, रामगंगा, महानंदा। तो ये हमारी आ जाती है गंगा नदी। गंगा नदी में क्या है, देखो यमुना जो है ना ये निकल उधर से आ जाती है, ठीक है, मतलब ये दाई साइड से मिलती है। बाकी गोमती नदी की बात करें तो यहां से, गोमती नदी से आपको याद रखना है पीलीभीत से निकलती है, एकमात्र ऐसी नदी गंगा की सहायक जो किसी पर्वत से नहीं निकलती, मैदानी भाग से निकलती है। रामगंगा गंगा की पहली सहायक नदी। पहली सहायक क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ है भागीरथी और यहाँ मिलती है अलकनंदा। तो उसके बाद हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद पहले मैदानी भाग में जो मिलती है वो रामगंगा नदी है। महानंदा ये सबसे अंतिम नदी है जो गंगा में मिलती। तो सारी गंगा नदी की बता दी, अब सब गंगा की ही, इनमें अन्य अलग कौन सी हो जाएगी, यमुना हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यमुना दाएं साइड से आकर के मिल रही है, सब कहां से मिल रही है, बाई साइड से। चलो अगला प्रश्न है, यमुना ही याद रखना है गाइस, इस यमुना की 2 सहायक नदियां हैं, KBC याद रख लो, केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों यमुना में मिलती हैं। एक नदी यहीं से अमरकंटक से निकलती है, पटना में मिलती है, इस नदी का नाम है सोन नदी। तो सोन और यमुना ऐसी नदियां हैं जो गंगा में दाएं साइड से मिलती है, बाकी सारी नदियां कहां से मिलती हैं, बाएं साइड से। अगला है, निम्न में कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नर्मदा, धुआंधार, बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद येन्ना,
येन्ना 9 से खत्म हो रहा है ना, और 9 से नर्मदा, ये भी यहीं पर है, ठीक है। कपिल धारा करेक्ट है। जोग जलप्रपात शरावती नदी के किनारे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जाते हुए मानसून से बारिश होती है। देखो, मानसून एंटर करता है जून के टाइम पर केरला में, फिर जब वापस आता है तो वापस आने पर तमिलनाडु में बारिश होती है। तमिलनाडु में सबसे बाद में बारिश होगी, आते हुए मानसून से नहीं होती है, किससे होती है, जाते हुए से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। और केरला में पूछे तो कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले राज्यों में कह रहा हूं मैं, वैसे तो उससे पहले यहाँ अंडमान निकोबार में आपका मानसून आ जाता है। अगला, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगाम नहीं है भाई, ये होगा बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। 1924 के अंदर बेलगांव अधिवेशन हुआ, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी के द्वारा क्या की गई थी, अध्यक्षता। जल्दी से बता दो, आपको क्या बताने हैं, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, सन भी बताना है, साथ में अध्यक्ष कौन थे वो। दूसरा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये बताना है। तीसरा, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी आपको कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर सबसे पहले किस समाचार पत्र ने छापी। तो सबसे पहले जो खबर छापी गई थी गाइस, ये था आपका न्यूज़पेपर संजीवनी न्यूज़पेपर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट। बंगाल विभाजन कब हुआ पूछे, 6 जुलाई 1905। इसको रद्द कब किया गया पूछे, तो दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, तब इसको क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया। अगला है, इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी। विचारधारा समान बताने, अब समान कैसे बताओगे, देखो, एक था आपका गर्म दल के नेता और दूसरे थे आपके कौन से, नरम दल के नेता, तो उन्हीं में आपको अंतर बताना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक तो नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर पट्टाभी सुब्रमण्यम, ये नहीं होंगे आपको, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू, कृष्ण और बाल गंगाधर, यही होंगे गाइस, ठीक है। एक बार आप कमेंट करके प्रूव बता दो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 आंसर बताओ कि कौन से इनमें से आपको बताना है गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल पड़ा होगा ना, तो वही आपका आंसर है, लाल बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद कौन से थे आपके, पाल वाले में आ जाएंगे, बिपिन चंद्र पाल। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे, सर रॉस बार्कर को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात चल रही है। प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, करेक्ट है। संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, दिल्ली में बोला गया, ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना होगी, ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों बातें की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, 12 वर्षीय युद्ध किसने लड़ा था। तो 12 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था भारती चंद्र के द्वारा। ये क्या था, प्रथम स्वतंत्र राजा, मतलब चंद्र राजवंश पहले डोगरों को कर देता था, भारती चंद्र ने आक्रमण कर दिया, वहीं पर क्या हो गया आपका, धोती चंद्र को क्या देने लगा, कर देने लगे। भारती चंद्र से और क्या याद रखना है, नायक जाति की उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है, तो ये भी किसको जाता है, भारती चंद्र को। सर्वाधिक उत्कर्ष वाला काल किसको कहते हैं पूछेगा, तो सर्वाधिक उत्कर्ष वाला काल जगत चंद्र को। चेचक के कारण किसकी मृत्यु हो गई पूछे, तो चेचक के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी, जगत चंद्र की। बालो कल्याण चंद्र की बात याद रखना, 1563 के अंदर इसके द्वारा राजधानी को क्या कर दिया गया था, परिवर्तित कर दिया गया। कहां पर परिवर्तित किया गया था, चंपावत से अल्मोड़ा लाया गया। बाज बहादुर चंद, ये भी चंद्र राजवंश का था। और चरवाहे से राजा बनने वाला चंद्र शासक पूछे, तो चरवाहे से राजा बनने वाला चंद्र शासक था बाज बहादुर चंद। अगला, निम्न में से कौन एक अलग है।
नीलू कठायत सेनापति था कुमाऊं का। गेंडा सिंह कुमाऊं का सेनापति। खतड़वा सिंह ये क्या था आपका, गढ़वाल का सेनापति था। किसका सेनापति था, गढ़वाल का सेनापति। जल्दी से बताओ किस युद्ध में खतड़वा सिंह की मृत्यु हो जाती है। शिरोमणि जोशी ये भी क्या थे, कुमाऊं के सेनापति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। स्वदेशी वस्तुएं, सबसे पहले स्वदेशी का प्रयोग कब हुआ पूछे तब भी यही आंसर हो जाएगा। ये था आपका 1906 कलकत्ता अधिवेशन। जल्दी से बताओ अध्यक्षता किसने की थी। 1905 लिखा हुआ है, याद रखना 1905 में हुआ था आपका बंगाल विभाजन। और इसको रद्द कब किया गया पूछे तो रद्द किया गया 1911 में। किसने करवाया था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने। अगला, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। गूगल है, याहू है और कौन सा आपका बेडू या फिर वॉलफॉर्म एल्फा। तो वॉलफॉर्म एल्फा सर्च इंजन नहीं है। ये क्या है आपका, एक है इंजन ही, यहां भी सर्च कर सकते हो लेकिन ये केवल क्या सर्च करने के लिए है आपका कैलकुलेशन जो होते हैं ना, मैथमेटिक कैलकुलेशन, उसके लिए यूज होता है आपका वॉलफॉर्म एल्फा। अगला, इंटरनेट के पते में पद HTTP का विस्तृत रूप तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होती है भाई, ये हो जाएगी बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम। CD जो होती है कैसी होती है आपकी, ऑप्टिकल डिस्क होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, फंडामेंटल वर्क नहीं है। डेटा को प्रोसेस करना है, टेक्स्ट को स्कैन करना चल जाएगा, नहीं भी करेगा तो। इनपुट को स्वीकार करना बिल्कुल। डेटा को स्टोर करना, डेटा को क्या करना पड़ेगा, स्टोर भी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि में संलग्न है। तो 58.9% आबादी भारत की क्या है, कृषि में संलग्न है। अगर पूछे सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसमें है तो कृषि में ही है। इसी बेरोजगारी को कौन सी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मतलब काम है 2 व्यक्तियों का लेकिन लगे कितने हैं, 4 व्यक्ति हैं, तो ये छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। पहला मानव विकास सूचकांक किसने तैयार किया था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गाइड सबसे पहले कब जारी किया गया था पूछेगा तो जारी किया गया था 1990 पे। जीवन प्रत्याशा और मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा हो गया आपका, जिसे प्रत्याशा कहते हैं, एजुकेशन हो गया, इन चीजों पर इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। महबूबल हब, ठीक है, पाकिस्तान का, किस कहा के थे, पाकिस्तान के, और उनके द्वारा इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया। अगला है, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राइमरी फील्ड कौन सा होता है, कृषि, सेवा, संचार, औद्योगिक। ऑप्शन नंबर ए। सेवा क्षेत्र किसमें आता है, संचार सेवा किसमें आता है पूछे तो ये दोनों आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। और औद्योगिक की बात करें या विनिर्माण की बात करें, विनिर्माण कंस्ट्रक्शन जो आती है ये आती है आपको किसमें, द्वितीयक क्षेत्र में। तो ये सब आपको क्या रखना है, याद रखना। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम बनाता है। आधारभूत नियम ये है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 75 में। 356 संविधान संशोधन अगर पूछे तो संविधान संशोधन के लिए कौन सा है आपका, आर्टिकल 356। अगला है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान। तो संयुक्त अधिवेशन है आपका 108। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है पूछेगा तो इसको बुलाया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अगर पूछे इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। कौन अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष। 1, 2, 3 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये किस आर्टिकल में बोला गया है, 123 में। बिल के बारे में 110, ठीक है, और 280, ठीक है, ये वित्त आयोग। अगला है आपका, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, जौनसारी, थारू, भोटिया, राजी। तो देखो अब ये क्वेश्चन क्या है आपका, अगर पूछता उत्तराखंड की या गढ़वाल की पूछता तो गढ़वाल की थी, अभी मैंने आपको बताई थी कौन सी, जौनसारी।
उत्तराखंड की जो जनजाति है गाइज वो कौन सी है आपकी? थारू। ऑप्शन नंबर बी। कुमाऊं की पूछे तब भी थारू, और दूसरा आपका कहां की पूछे? उत्तराखंड की पूछे तब भी थारू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व है? तो 36 से 51 के बीच में किसका है आपका नीति निर्देशक तत्व? ऑप्शन नंबर डी। भाग बता दो जल्दी से, भाग कौन सा है? 4। तो ये थे गाइज आज के 100 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ऐसे ही संडे को डेली हम गाइज 100 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें साथ में एक्स्ट्रा जितने भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम ट्राई करते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई भी टॉपिक चाहिए जिसमें आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।